चलिए अब रिकॉर्डिंग भी हम स्टार्ट कर दिए। अब हम नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री। सो ध्यान दीजिए, ध्यान देना है, ध्यान हटाना नहीं है, ठीक है। और मैं पिटाई कर दूंगा तो फिर रोना नहीं है। सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। नाउ सी, अभी हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं हम लोग साइंस का पहला चैप्टर, बल्कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैथ का जो वर्क भेजे थे आप लोग फेयर कॉपी में कर लिए ना? हाँ, तो ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर के बाद फिर हम लोग बायोलॉजी भी करेंगे कुछ कवर। ये चैप्टर मतलब मेरे ख्याल से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। 3 दिन, हाँ 3 दिन में खत्म हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, केमिकल रिएक्शन के बारे में आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रही है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है एक ऐसा फेनोमेना होता है जिस फेनोमेना में दो चीज के मिलने से तीसरा चीज बन जाता है। जैसे हरा में पीला मिलाएंगे तो नीला बन जाएगा, तो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। यानी हरा इज मिक्स्ड विथ पीला देन बिकम्स नीला। देन क्या हुआ? दो चीज को मिलाया तो तीसरा बन गया। यानी केमिस्ट्री में भी होता है ना केमिकल रिएक्शन, एक दो चीज को मिलाएंगे तो तीसरा बन जाता है। तो सेम भी बहुत इजी चीज है, बस ध्यान दीजिए। तो क्या देखेंगे केमिकल रिएक्शन का? सबसे पहले एग्जाम डिफिनेशन लिखेंगे। केमिकल, देखिए केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिखेंगे RXN, तो आप समझिएगा कि रिएक्शन लिखा हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कि जब दो चीज के मिलने से एक तीसरा न्यू चीज फॉर्म होगा तो केमिकल रिएक्शन होता है। हालांकि केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा होता है। आप देखते होंगे खाना का बनना, हमारे पेट में खाना का पचना, लोहे का जो है जंग लगना, ये सब केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। आप ठंडा पीती है, कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, ये सब चीजें पीते, सब केमिकल रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप ना क्लास 7th में, क्लास 10th में भी अगर आपके टीचर पढ़ाए होंगे तो आपको एक एग्जाम्पल दिए होंगे। मैग्नीशियम के रिबन को एयर के साथ मिलाते हैं तो वो बर्न करने लगता है और वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो क्या करेंगे? मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम के रिबन। मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग क्या करते हैं? पहले सैंड पेपर से रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद उसको जैसे ही एयर के प्रेजेंट में लाते हैं तो एयर के प्रेजेंट में वो क्या होने लगता है? जलने लगता है। जलने लगता है तो जलने के बाद क्या बचता है? MgO बचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे Mg क्या है? मैग्नीशियम है। एयर क्या है? ऑक्सीजन है। ये दोनों को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? दोनों को बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट। ये दो रिएक्टेंट मिलता है ना तो एक तीसरा प्रोडक्ट बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जब भी दो चीजों का रिएक्शन होता है तो दोनों चीजों को, रिएक्शन को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जब दो चीज आपस में मिलते हैं ना तो उन दोनों चीजों को केमिस्ट्री के भाषा में रिएक्टेंट बोले जाते हैं। और दोनों चीज के बनने से जो चीज बनता है, जो चीज फॉर्म हो जाता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? Mg+O2 मिला तो क्या बना? MgO बना। और इसको हम बैलेंस कर दिए तो 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए। बैलेंस क्या होता है अभी आगे पढ़ाएंगे, बस इतना समझिए कि देखिए Mg और O2 मिला तो 2MgO बना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। सेम उसी तरीके से Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो मैं बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिंक का। जिंक के साथ हम लोग जेडन को हम लोग जिंक बोलते हैं। जेडन को क्या बोलते हैं? जेडन को हम लोग जिंक बोलते हैं। तो जिंक प्लस HCl, HCl मतलब क्या होता है? HCl का मतलब क्या होता है मालूम है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। जब जेडन और HCl मिलता है ना तो जेडन और HCl क्या है? इस रिएक्शन में जेडन HCl को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे या प्रोडक्ट बोलेंगे?
हाँ ओके। हाँ ZnCl2 फॉर्म हुआ और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, तो ये ZnCl2 जो फॉर्म हुआ ये क्या हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। और ये दोनों जो था क्या था, रिएक्टेंट था। गॉट इट। तो मतलब ये एग्जाम्पल देकर समझाया कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन का मतलब कि जब दो चीज मिले तो तीसरा चीज फॉर्म हो जाए, उसी को हम लोग बेसिकली केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत, डिफिकल्टी, कठिनाई है तो बताइए। चलिए। ओ मैं सिखा दूंगा यार, क्यों टेंशन लेते हो। सर हम हैं तो क्या गम है, सर आप ही है तो सारा गम है, सब सिखाएंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए बस मेरी बातों को, जब आगे आएगा तो मैं खुद सिखाऊंगा, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं। अलमास कोई दिक्कत तो नहीं ना छोटू। चलिए। हालांकि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना है तो, नहीं भी लेना है तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। नाउ सी, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, वो कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसका 5 कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसमें से एक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी के बुक में दे नहीं रखा है, बट मैं लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा नहीं उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो गैस का इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी गैस बाहर निकलता है, कोई ना कोई गैस बाहर निकलेगा। वो इवोल्यूशन का मतलब गैस का बाहर निकलना, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं, गैस का बाहर निकलना, या फिर गैस का फॉर्म होना, गैस उसमें बनता है। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, पर्सिपिटेट को पीपीटी भी बोलते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, रिमूव है, तो मैं बता दे रहा हूँ फिर भी, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तीसरा जो होता है आपका चेंज इन कलर, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कलर में चेंज होगा। जैसे आप पानी में रासना मिला दीजिएगा, चीनी मिला दीजिएगा, तो पानी कलरलेस था, रासना मिलते ही पानी का कलर आ जाता है, तो चेंज इन कलर होता है। यानी हरा में पीला मिला दिए तो नीला बन गया, यानी चेंज इन कलर, वो पहले हरा पीला था बन गया नीला, तो कलर का भी चेंज होता है। चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में भी चेंज होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा टेम्परेचर में चेंज होगा। जब आप खाना पका देते हैं तो खाना बनता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है, देखिएगा खाना बनता है तो उसमें हीट की जरूरत होती है, और खाना का टेम्परेचर जब खाना बन के तैयार होता है गरम गरम रहता है, जाकर लगाएगी तुरंत दाल में मुंह तो मुंह जल जाएगा। पांचवा होता है चेंज इन स्टेट, यानी उसके स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में नहीं रहता है, उसका फॉर्म चेंज हो गया रहता है। अब इसका एग्जाम्पल देंगे तब और आपका क्लियर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पहला चीज पढ़ने जा रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा ताकि आपको चीजें बढ़िया से समझ में। इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, नाउ सी, इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम क्या देते हैं, पहला एग्जांपल ले रहे हैं जेडेन। जेडेन हम लोग किसको बोलते हैं, जिंक को बोलते हैं। जिंक के साथ H2SO4, H2SO4 किसको बोलते हैं, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट को बोलते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4, और जेडेन को बोलते हैं जिंक। यानी जिंक और H2SO4 जब मिलता है तो क्या बनाता है, JnSO4 बनाता है। JnSO4 जिसको हम लोग जिंक सल्फेट बोलते हैं, जिंक सल्फेट बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलता है, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने का सिंबल होता है इस तरीके से, ऊपर एरो दे देंगे, इसका मतलब कि गैस ऊपर की ओर बाहर निकल जाएगा, यानी गैस उड़ जाएगा ऊपर। तो जब भी Zn और H2SO4 दो
यहाँ पे दो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट जो है रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक तीसरा जो फॉर्म हो रहा है जिंक सल्फेट जेडेनएसओ फॉर्म हो रहा है, और साथ ही साथ गैस निकल रहा है। कौन सा गैस निकल रहा है? तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया, मैंने बताया ना कि इसमें गैस जो है बाहर निकलता है, तो H2 है जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्या बोले? नहीं नहीं, इसको दिखाना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि हम आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल दे रहे हैं ना, तो हम इसको समझाने के लिए आपको ये लिखे हैं। क्योंकि अब फिर आपको समझ में कैसे आएगा कि ये और आप एग्जाम्पल भी दीजिएगा जो स्कूलों में क्या क्वेश्चन में पूछेगा, तो आप नहीं दिखाइएगा तो टीचर कैसे समझेगा कि आपको आता भी है या नहीं आता है। हाँ, देखिए दिखाना जरूरी नहीं है, बट आप अगर दिखा दोगे तो आप पूरे एग्जैक्ट अच्छा काम किए हो और आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें जो है टीचर के मन के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर जो है उसका मूड ठीक रहा तो नंबर दे भी सकता है, मूड ठीक नहीं रहा तो नंबर काट भी सकता है, तो इससे अच्छा हम गलती क्यों करें अपनी तरफ से। ठीक है। हाँ, नाउ सी दूसरा नंबर एग्जांपल देते हैं। जैसे Na2CO3 को CH3COH के साथ 1 मिनट गेट खोल कर आ रहा हूँ, ठीक है? आप तब तक ध्यान से ऊपर से लेके नीचे तक को चीजों को पढ़िए। हो गया। देखिए Na2CO3 का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और CH3COH को हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वही एसिड जो बिल्कुल खट्टा खट्टा होता है, एसिटिक एसिड। अब ये दोनों मिलता है, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। दोनों रिएक्टेंट मिलेगा तो क्या बनाएगा? CH3COONA, यानी सोडियम एसीटेट बनाएगा, सोडियम एसीटेट। अब ये सब चीज आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, रट्टा ही मारना पड़ेगा कि सर ये ऐसे मिलता है तो ऐसे बनता है। सोडियम एसीटेट बनाएगा, साथ ही साथ CO2 गैस रिलीज होगा। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रिलीज होगा। और प्लस में H2O जो वाटर वेपर, जो H2O मतलब क्या है? वाटर वेपर। वाटर वेपर भी रिलीज होगा, और साथ ही साथ CO2 के बारे में आप जानते होंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड जो है गैस बन के फॉर्म होगा। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, दो एग्जांपल काफी है। गॉट इट? आगे बढ़े। पहला किधर हो? क्या इसमें क्या नहीं समझ में आया बताइए। अच्छा, तो इसमें ना जैसे ये जो रिएक्शन हुआ ना, तो ये रिएक्शन होने से एक तो जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट ये वाला बना, CH3COON, यानी सोडियम एसीटेट बना। और इसके साथ दो तरीके के गैस रिलीज हुआ। एक गैस रिलीज हुआ वाटर वेपर के फॉर्म में, और दूसरा गैस रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों गैस को लिख दिए। तो ये वाटर वेपर जो है रिलीज नहीं होता, बल्कि वाटर वेपर पानी बन के रह गया। लेकिन ये CO2 जो है एग्जैक्ट गैस है, तो यही गैस रिलीज हुआ, इसीलिए हम इसमें एरो लगाए हैं, इसमें एरो नहीं लगाए हैं। क्योंकि वाटर वेपर थोड़ा देर उड़ेगा फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन CO2 पूरे एटमोस्फेयर में मिल जाएगा। ठीक है। पहला, डिड यू गॉट इट? ओके, नाउ सी। नेक्स्ट है हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ PPT, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा दूं? चलिए नहीं पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर है डायरेक्ट चेंज इन कलर।
चेंज इन कलर का क्या एग्जांपल है? चेंज इन कलर का डेली लाइफ का एग्जाम। अच्छा, क्या बताएं? हाँ, इसमें रिएक्शन नहीं बताएंगे भाई, तो आप डेली लाइफ में देखते हैं। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिंपल सा चेंज इन कलर में आप देखते हैं कि कटिंग एप्पल, एप्पल को कटिंग कर देते हैं तो एप्पल जो है ब्राउनिश कलर का दिखने लगता है कुछ देर बाद। एप्पल को कट करके छोड़ दीजिएगा तो कुछ देर में ब्राउनी कलर का दिखने लगता है, नहीं? और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है चेंज इन कलर का? दूसरा कलर क्या हो सकता है बताइए? आयरन रस्टिंग होता है। आ- आयरन रस्टिंग होता है तो आयरन का कलर चेंज हो जाता है। हाँ, कलर बिकम्स रेडिश ब्राउन। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें रिएक्शन नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं रिएक्शन लिखवाया नहीं, क्योंकि बिना रिएक्शन लिखे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है। हाँ, बोलिए। नहीं नहीं, एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट, आपको चेंज इन कलर का तो एक तो रिएक्शन पूछेगा नहीं क्योंकि ये इजी होता है। दूसरा पूछेगा भी तो कटिंग ऑफ एप्पल और आयरन रस्टिंग लिख सकते हैं। अगर भाई दे आप इसमें ये भी लिखना चाहते हैं कोई रिएक्शन, तो मैं एक रिएक्शन लिखवा देता हूँ, ठीक है? जैसे फेरस, यानी फेरस को हम लोग आयरन को बोलते हैं, आयरन को बोलते हैं, इसमें हम लोग CuSO4 मिला दिए, यानी CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट मिला दिए, कॉपर सल्फेट मिला दिए। ठीक है। तो ये कैसा बन जाता है? FeSO4 प्लस Cu रिलीज करता है, जो कि FeSO4 जो होता है ये इसको हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं, क्योंकि आयरन को हम लोग फेरस भी बोलते हैं। आयरन का दूसरा नाम फेरस है, इसको हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं, जो कि कैसा कलर में आ जाता है? पेल ग्रीन। यानी पेल ग्रीन का मतलब होता है पीला कलर का, ग्रेनिश, जो पत्ते का कलर होते हैं ना कभी कभी। और ये साथ ही साथ क्या बचता है रिएक्शन में? कॉपर। एक रिएक्शन एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। हाँ, बोलिए। क्या बोल रहे हैं? इसमें बैलेंसी वाला बात कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, तो यहाँ पे FeSO4 जो है, क्योंकि Fe और CuSO4 जब मिल रहा है तो Fe और SO4 मिल जा रहा है और CO जो है बाहर निकल जा रहा है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे वैलेंसी वाले बात को इग्नोर कीजिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल 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 फेरस ही लिखना है, मैं श्योर हूँ। क्योंकि फेरिक लिखना होता है तो हमें क्योंकि फेरिक लिखना होता है ना तो हमें Fe2 लिखना पड़ता है, Fe2। तो यहाँ पे Fe2 लिखना पड़ता, तो इसीलिए हम फेरिक वो हो जाता। क्योंकि जैसे फेरिक ऑक्साइड होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड को? Fe2O3। तो तब ये फेरिक होता। हमें केवल यहाँ पे FeSO4 लिखना है, यानी फेरस ही केवल लिखना है। ठीक है। तो फेरस के बारे में ही केवल लिखेंगे। हम्म। और जो फेरस का वैलेंसी का बात करते हैं, बेसिकली 2 ही होता है, 2 से ज्यादा फेरस का वैलेंसी नहीं होता है। ठीक है। अब बेसिकली फेरस क्या है? आयरन ही तो है। हो गया ये? समझ में आया सभी लोगों को? एक एग्जाम्पल ये दे दिया। ठीक है। मौसी। नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं दो टर्मिनोलॉजी के बारे में टर्म।
टर्मिनोलॉजी, एक टर्मिनोलॉजी है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अलमा समझ में आ रहा है छोटू? एक होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होगा, यानी जब भी कोई रिएक्शन होगा उस रिएक्शन से हीट बाहर निकलेगा, हीट क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा, तब उस रिएक्शन को हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एक होता है दूसरा इंडोथर्मिक, आप क्लास 7 में भी पढ़ी होंगी इसके बारे में, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व मीन्स कि हीट को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व मतलब सोखेगा, हीट को लेगा, इसमें से हीट बाहर नहीं निकलेगा, इसको, इसमें हीट अंदर आएगा, हीट जो है अंदर आएगा, हीट अंदर आएगा, यानी हीट को ये लेगा। तो जब हीट अंदर आएगा तो इंडोथर्मिक, और जब हीट बाहर निकलेगा तो एक्जोथर्मिक। गॉट इट? नाउ सी, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ। कौन सा? हाँ वो बैलेंस्ड है, वही बैलेंस करना सिखाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा देख कर ही कि कौन बैलेंस है कौन बैलेंस नहीं है। विल लर्न एवरीथिंग, डोंट वरी, डोंट बिकम हस्टी। हो गया, स्क्रीनशॉट लिया छोटू? हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर्थ नंबर, चेंज इन टेम्परेचर के बारे में। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा, पहला एग्जांपल ले रहे हैं, CaO प्लस H2O, ये दोनों मिलता है तो बनाता है CH2 प्लस एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट, क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो CaO, यानी CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। H2O क्या है, वाटर है। तो CaO जब वाटर के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, बताइए जल्दी। CaO, CaO, CaOH2 है, OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, और साथ ही साथ हीट निकलता है बाहर, एनर्जी बाहर निकलता है। तो एनर्जी बाहर निकलता है तो बताइए जो पूरा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है? क्यों एक्सोथर्मिक है? भगवान साहब बताइए। क्योंकि हीट बाहर निकल रहा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। आप इसका एग्जाम्पल घर पे भी देख सकते हैं, आप घर में जब आपके घर पे दिवाली होती होगी तो दिवाली में मम्मी जो है आपके लिए घर पे, घर को पुताई करने के लिए चूना खरीद के लाती है। तो चूना को पानी में डालिएगा, चूना कैल्शियम क्या होता है, चूना ही होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, चूना पत्थर को पानी में डालिएगा तो पानी जो है धीरे धीरे उबलने लगता है, गर्म होने लगता है, और उसमें हाथ डालिएगा तो आपका हाथ लगेगा कि जल जाएगा। तो क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ हीट बाहर निकलता है, नहीं, इसी वजह से पानी उबलता हुआ दिखता है हम लोग को, ठीक है। हाँ, देखें कभी आप लोग तीनों में से कोई?
अच्छा, क्योंकि आप तो अमीर हो, घर में पुट्टी पेंट होता है। जस्ट फॉर फनी। हाँ, 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 कैल्शियम कार्बोनेट अलग होता है। व्हाइट वॉशिंग के लिए भी उसको भी यूज किया जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना। हाँ, अलग अलग बहुत सारा होता है ना, यूज करने वाला एक ही थोड़ी होता है। हम्म। हाँ, हीट दोनों में निकलेगी, कैल्शियम रहेगा तो हीट निकलेगा ही निकलेगा। हम्म। तो समझ आया अलमास? हेलो। हाँ, हाँ, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, हाँ। खास खास करके कैल्शियम का जो रिएक्शन होता है, ज्यादातर वाटर के साथ ही होता है। तो वाटर में ही मिक्स करते हैं, जब भी वाटर के साथ मिक्स होगा तो वो हीट निकालेगा। हाँ। अब देखिए कुछ लोगों को ये बात। हेलो अलमास, समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। BaOH2 प्लस NH4Cl। देखिए कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे जो है, देखिए इस कंफ्यूजन को दूर कर देना अभी जरूरी समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है OH ऐसे 2 लिखा है, और ऊपर वाला जो लिखा है वो लिखा है OH2 ऐसे। तो देखिए OH2 ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, तो इसका मतलब जो 2 होगा, O के साथ भी 2 होगा और H के साथ भी 2 होगा। और यहाँ पे है कि O अकेला है और केवल H के साथ 2 है। आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये होता है, अगर ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है तो 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई O2 हो जाएगा, H2 होगा। अगर बिना ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है या फिर NH4 लिखा हुआ है, तो ये 4 केवल और केवल H के साथ है, N के साथ नहीं है। आ रहा है समझ? इसको लिख लीजिए कहीं पे कोना में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ऐसा क्यों लिखा जाता है। बोलिए। हाँ, बिल्कुल प्रोवाइड प्रोवाइड ही नहीं कर दूंगा मैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक बार पढ़ा भी दूंगा उसको, ताकि आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। हम्म। चलिए, ये समझ में आ गया आप लोग को ना? मिटाऊ इसे। अब मैं एक बार ना बैलेंस ही आप लोग को पढ़ा दूंगा अगर प्रॉब्लम आएगा तो। अब देखिए BaOH2 है, जिसको हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और NH4Cl को क्या बोलते हैं? एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। NH मतलब होता है एमोनियम, और 4Cl मतलब क्लोराइड, तो एमोनियम। हाँ। अब ये दोनों रिएक्शन होंगे, तो दोनों जब रिएक्शन होंगे तो क्या बनेगा? BaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। तो यहाँ पे जो होगा हीट ऑब्जर्व होगा। क्या होगा यहाँ पे? हीट ऑब्जर्व होगा। BaCl2 क्या है? बेरियम क्लोराइड बन गया। बेरियम क्लोराइड हो गया। और NH3 को क्या बोलते हैं मालूम है? NH3 को केवल और केवल एमोनिया बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वाटर क्या हुआ? रिलीज हुआ। तो जो भी रिएक्शन में वाटर रिलीज होगा, क्या होगा? वाटर रिलीज होगा, वो कैसा रिएक्शन होगा? वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी वो हीट को
क्या किया, लिया, हीट को ऑब्जर्व किया, हीट को ऑब्जर्व किया तो वाटर जो है रिलीज हुआ, इंडोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट। एग्जाम्पल हुआ चेंज इन टेम्परेचर का, किसका एग्जाम्पल हुआ, चेंज इन टेम्परेचर का, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है बाहर निकल रहा है, यहाँ पे हीट जो है ऑब्जर्व हो रहा है, यानी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़े। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमें ये कैसे हो मालूम चलेगा कि कौन रिएक्शन किसके साथ कराना है। तो बेसिकली कुछ नहीं, आपको ये चेंज इन टेम्परेचर याद करना होगा कि चेंज इन टेम्परेचर में एग्जांपल ये दिए थे, और आपको ये BaOH2 प्लस NH4Cl इसे याद करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको, एक मतलब होता है कि इसका कोई केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल मतलब इसका बनाने का कोई फार्मूला होता है, नहीं, कोई फार्मूला नहीं है, बस आप इसको याद करना पड़ेगा, आपको इसे रटना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि फिजिक्स में था वो फार्मूला, तो हम लोग फार्मूला यूज करके क्वेश्चन बनाते थे। यहाँ पे कि आपको अगर चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल लिखना है तो आपको ये रटना ही पड़ेगा, इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा, जो कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। फिर ये एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, लेकिन मैं दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप दो दो भी याद कर लेते हो तो वो बहुत है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन 3-3 नंबर के आते हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन में दो दो एग्जाम्पल लिख दोगे तो काफी है। ठीक है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। गॉट इट। हाँ, ये नहीं कि यहाँ पे कोई जिन्नात आएगा और बोलेगा कि सब याद हो जाए एक के बार में, तो सब एक के बार में याद हो जाएगा, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए चेंज इन स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्लास में है आप। हाँ, समझ रहे हो ना जो बता रहा हूँ। चेंज इन स्टेट, हाँ, लेकिन बैलेंस इक्वेशन में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बैलेंस करने का रूल होता है, वो रूल मैं सिखा दूंगा। चेंज इन स्टेट, देखिए चेंज इन स्टेट में क्या होता है, चेंज इन स्टेट का डेली लाइफ का एग्जांपल आप दे सकते हो, दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, कैंडल का जलना, कैंडल जलता है तो नीचे वैक्स जो है उसका, कैंडल पहले बड़ा होता है फिर धीरे धीरे छोटा होते चला जाता है। ये क्या है, चेंज इन स्टेट का डेली लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, जैसे आप अगर लिखना चाहेंगे चेंज इन स्टेट में तो लिख सकते हैं कंबसन ऑफ कैंडल वैक्स। कंबसन के बारे में क्लास 8 में पढ़े होंगे, कंबसिबल मतलब जलना। कंबसन ऑफ कैंडल वैक्स इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि वैक्स जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो जाता है, चेंज नहीं होता है, फिर उसके बाद उसमें गैस भी फॉर्म होता है, क्योंकि आप देखिएगा जब कैंडल जलता रहता है तो ऊपर से धुआं भी निकलता है, तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में भी चेंज होता है, धुआं मतलब स्मोक। फिर दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर हम इसका रिएक्शन करा के दिखाए तो NH3 प्लस HCl मिल के बनाएगा NH4Cl, यानी NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमोनिया बोलते हैं, और HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। तो हम लोग का दो रिएक्टेंट मिला तो रिएक्शन में क्या बचा, रिएक्शन में बन गया एमोनियम क्लोराइड, यानी इसका स्टेट चेंज हो गया, यहाँ पे अमोनिया अलग था, हाइड्रोजन अलग था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद एमोनियम क्लोराइड बन गया, यानी एक इसके स्टेट में चेंज हो गया, डायरेक्ट दो चीज मिलकर एक तीसरा बन गया, यानी एमोनियम क्लोराइड बन गया। ये आपका चेंज इन स्टेट का एक एग्जाम्पल हो गया, आप इसे कर सकते हैं।
और भी बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं। फ्रीजिंग, जैसे बर्फ का पानी में, पानी का बर्फ में बदल जाना। मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस यानी आइस का पानी में बदल जाना। इवापोरेशन, पानी का भाप में बदल जाना। ये सब चीज को भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। एक रिएक्शन लिखवा दिया, बाकी आप 3 चीज मैं बता दिया, आप ये सब। फ्रीजिंग में क्या होता है सर? फ्रीजिंग में होता है लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड बन जाता है पानी। मेल्टिंग में क्या होता है? मेल्टिंग में सॉलिड टू लिक्विड, बटर को जब आप गर्म कीजिएगा तो बटर सॉलिड होता है, जब गर्म कीजिएगा तो लिक्विड हो जाएगा। इवोपरेशन मतलब लिक्विड टू गैस। इसका लिख ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? मतलब कुछ कुछ जा रहा है कि सब जा रहा है ना? साइला सर, मुझे तो समझ में ही कुछ नहीं आता है। मैं चाहता हूँ पढ़ाई लिखाई ना करूँ। ऐसा है क्या? फिर पिटाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई ना करेंगे आप तो। और भी केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल दे दे कुछ, मिक्स एग्जांपल। स्क्रीनशॉट लिए आप लोग? होमवर्क करके सबमिट किया कीजिए सब लोग टाइम से। और क्लास लेट से ज्वाइन ना किया कीजिए, वरना 5 रुपीज लेट फाइन। और होमवर्क ना करने का 50 रुपया चार्ज लगेगा अगले बार से। समझिए सनी? अब देखिए, सम केमिकल रिएक्शन, सम एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सम मोर एग्जांपल। जैसे जेडेन मिल के क्या बनाएगा? 2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। एक रिएक्शन हो गया। फिर दूसरा रिएक्शन आप लिख सकते हैं CaO प्लस H2O। ये तो शायद पीछे भी लिखवाया हुआ हूँ। तो Ca, क्या बोल रहे हैं? तो H2 क्या है? OH2 प्लस हीट रिलीज हुआ, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। फिर तीसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं BaCl2 प्लस H2SO4, जो है वो बनाएगा आपका BaSO4 प्लस 2HCl। ये 2HCl का मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस क्या होता है आगे हम सिखाएंगे। अब देखिए, कहीं कहीं पे ना आपको लिखा मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे दें, यहाँ पे नीचे एस लिखा रहेगा, नीचे यहाँ पे AQ लिखा रहेगा, AQ। तो एस का मतलब होता है सॉलिड, यानी ये जो है सॉलिड स्टेट में है। और AQ मतलब होता है एक्वस। एक्वस, एक्वस का मतलब होता है लिक्विड स्टेट। आपको और जी लिखा रहेगा। तो जैसे यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए जी लिखा रहेगा नीचे में। जैसे हम कहाँ पे जी वाला एग्जांपल अभी दिए हैं। हाँ, फर्स्ट यहाँ पे जी है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जी लिखा रहेगा, तो जी का मतलब आपको समझना है ये गैस बन गया। तो कहीं कहीं बुक वगैरह में नीचे ये साइड में लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर चौथा एग्जांपल आपको दे दे रहे हैं हम CH4, जो कि एक जी है, प्लस O2, ये भी एक गैस है। ये दोनों मिलेगा तो CO2 बना देगा। CO2 भी एक गैस ही है। साथ ही साथ H2O बनाएगा। H2O गैस के फॉर्म में बनाएगा, नहीं वाटर वेपर के फॉर्म में। प्लस हीट रिलीज होगा, तो हीट रिलीज होगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। फिर आप जो है क्लास 5 या 6 में ही पढ़ते होंगे कि फोटोसिंथेसिस पेयर करता है। तो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। तो C6H12O6 प्लस O2। ये C6H2O6 क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो हम लोग खाते हैं
O2, ये दोनों मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा प्लस हीट बनाएगा। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही पार्ट है। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर आप एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए बचा हुआ जगह पे, N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल ले लिए, दोनों को मिला दिए तो 2NO बना। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हीट ऑब्जर्व किया, तो हीट ऑब्जर्व किया तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, इंडोथर्मिक। हाँ इंडोथर्मिक, हीट ऑब्जर्व तो इंडोथर्मिक ना, हीट रिलीज होगा तो ये एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सो है। नाउ यू कैन टेक a screenshot of it। जब हीट ऑब्जर्व होगा, हाँ जब हीट ऑब्जर्व होगा तो एंडोथर्मिक। नहीं जरूरी नहीं है, वो चेंज इन टेम्परेचर में ही केवल ऐसा होगा। फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल एक्सप्रेशन होती है, जो फॉर्म होकर आती है, वो यही आती है। क्या जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ग्लूकोज, बाकी ग्लूकोज जो होता है वो आता है, लेकिन इसका जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का वो दूसरा होता है, बता दे रहा हूँ। तो उसका जो रिएक्शन आपका होता है वो होता है 6CO2 प्लस 6H2 मिलता है तो बनाता है 6CH12O6 प्लस 6O2। ये बैलेंस इक्वेशन, इसीलिए सब में 6 लगा हुआ है। तो ये मिलता है तब ये ग्लूकोज बनता है। ये क्या है, ये ग्लूकोज है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल मिलता है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड H2 क्या है, वाटर है, तो वाटर के 6 मॉलिक्यूल बनता है, तब मिल के बनता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज बनता है और O2 रिलीज होता है। ये रिएक्शन को हम लोग फोटो सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। और ये किसके प्रेजेंट में होता है, तो हीट के प्रेजेंट में होता है, और ये हीट ऑब्जर्व करता है, इसीलिए ये एक हाँ, क्या बोले। हाँ तो ये देखिए, बेसिकली हम बायोलॉजी नहीं ना पढ़ा रहे हैं कि अब क्लोरोफिल्स भी आपको बताएं, क्लोरोफिल्स भी यहाँ पे होता है लीव्स में, ठीक है, जो कि हीट को ऑब्जर्व करने का काम करता है। ठीक है, हम केवल रिएक्शन बता रहे हैं, बायोलॉजी बताते तब हम बताते कि हीट के साथ साथ वहाँ पे क्लोरोफिल भी होता है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर ये हीट हीट जो है ऑब्जर्व ही नहीं होगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ। यहाँ तक हो गया सब लोग का छोटू। आप ये बताइए कि यहाँ तक किसको किसको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी, किसी को प्रॉब्लम आया है यहाँ तक है। नेशन वांट्स टू नो। तो बोर्ड पे जितना लिखे हुए हैं और साथ ही साथ अभी नोट्स भेज देंगे, उसको आपको कर लेना है। ठीक है, तो नोट्स में बहुत सारा चीज लिखा नहीं है, इसीलिए बोर्ड पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए भेजे हैं। तो नोट्स में जो चीज नहीं लिखा होगा उस नोट बोर्ड पर की चीजों से और मेरे नोट से मिक्स करके अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, समझे। और नोट्स में पीपीटी का फॉर्मेशन दे रखा है, तो पीपीटी का फॉर्मेशन जो है आप लोग छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। ठीक।
ना उसी अलमास आप वो मिरर फार्मूला का सारा क्वेश्चन आप किए थे होमवर्क क्वेश्चन? क्यों काम किया कीजिए, ठीक है? काम नहीं कीजिएगा तो पिटाई कर दिया जाएगा आपका, ठीक है? और और, हम्म, और ये फैक्टराइजेशन मेथड में जो आपका डाउट था, दो ही कुछ क्वेश्चन में डाउट था ना आपका? हाँ तो चलिए उसको हम बता देते हैं, अभी टाइम है, ठीक है? ओके ओके, आपके डाउट को आउट किए करेंगे, डोंट वरी, योर डाउट विल बी आउट। यही है आपका डाउट ना? एक तो टी वाला था, एक ये वाला है। इसमें क्या है, ये तो इजी है क्वेश्चन। देखिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है, इसका हमें क्या निकालना है? इसका पहले फैक्टराइजेशन निकालना है। तो फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हमें ना किसी भी हाल में इस एक्स, मतलब हम लोग ऐसा करेंगे ना, जिसे यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया और यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4, तो क्या आएगा? 12 आएगा। और 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 4 = 12, यानी 3 और 4 आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम अगर 4x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो हम इसको x को इस तरीके से लिखेंगे, 3x² माइनस 3x प्लस 4x, सॉरी प्लस 4x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और माइनस 4x लिखेंगे। इसको आप लिखेंगे -4x प्लस 3x। अब देखिए 4x में से 3x माइनस 4 है और प्लस 3x है, तो आएगा क्या? x ही। फिर नीचे कर देंगे 4। तो बेसिकली जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो हम लोग को ऐसा नंबर लेना होता है कि जो फैक्टर निकाले ना, उसके दोनों के बीच में से प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला मार्क्स आना चाहिए। तो हम लोग का 4 और 3 फैक्टर आया 12 का। तो 4 और 3 में से हम क्या करें, घटाए या जोड़े, कि -x आ गया। तो -4x में से +3x करेंगे तो -x आ जाएगा। बस इसके बाद हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए 3x माइनस 4 से यहाँ पे पेयर बना लेंगे, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया। अब इसमें से हम 3x को कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही 3x को कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा x-4, x-4 बच जाएगा। फिर प्लस में इधर हम लोग 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 को कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा x-4, क्योंकि 3 इधर से कॉमन ले लिए तो x और -4 ही तो बचा। तो अब देखिए हम दोनों में साइड कर देंगे एक, तो ब्रैकेट वाला वैल्यू को, हाँ बोलिए। एक मिनट 3x² माइनस 4x है ना, तो क्या किए, क्या आप अलग करें, लेकिन 3x, हाँ 3x कॉमन नहीं होगा, सॉरी, x कॉमन होगा। x कॉमन होगा तो 3x-4 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, केवल और केवल 1 कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे तो 3x-4 आ गया। अब देखिए ब्रैकेट वाले चीजों को बाहर निकालेंगे, एक ब्रैकेट वालों को बाहर निकालेंगे, एक बिना ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट वाला कौन है, सॉरी पहले ब्रैकेट वाला को लेंगे, 3x-4 इक्वल टू 0 लिख देंगे। फिर एक बिना ब्रैकेट वाला, तो बिना ब्रैकेट में कौन है, x है, और ये +1 है, तो x+1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए 3x-4 उधर, तो उधर चला जाएगा 4, तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 4/3, और यहाँ पे x बराबर -1। हमारा 0 आ गया, हमारा 0 एक अल्फा जो है, अल्फा बराबर 4/3 आ गया, और एक बीटा बराबर -1 आ गया। तो हमें क्या करना है, दोनों को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें मालूम है क्या, सम ऑफ 0। हालांकि हम ये नहीं भी लिखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये भी लिख सकते हैं। और सम ऑफ 0 और कोफिशिएंट वैसे भी लिखेंगे तो भी सही है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा जो है 4/3 है, बीटा क्या है, बीटा जो है -1 है, तो -b, b इसमें क्या है, इसमें b जो है -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर एक किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, 3 है। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 1 का एलसीएम 3, तो ये
4 माइनस 3 इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3। तो देखिए 4 में से 3 गया तो आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब फिर हमें अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी लिख के बना सकते हैं। और तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, C/A कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पीछे बताया था, वैसे भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। हाँ, उसमें है कि लिखने में टाइम लगेगा, इसमें तुरंत लिखा जाता है। तो देखिए हम लोग का अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, सी कितना है -4, ए कितना है 3। तो -4/3 इक्वल टू -4/3, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। जल्दी स्क्रीन शॉट लीजिए। हाँ, -A/A भी नहीं, -B/A है। ये नहीं समझ में आया। ये -B/A क्यों लिखे हैं? ये अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, ओके ओके। डोंट वरी, अलमास स्क्रीनशॉट ले लिए छोटू। देखिए ना उसी, फिर से देखिए, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट सम ऑफ जीरो भी, ठीक है। सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा मालूम है, तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा इज सम जीरो है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो बात वही है, बी किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ए को ही तो बी बोलते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ना, हमने पढ़ाया था लीनियर पोलिनो सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, AX² प्लस BX प्लस सी। तो सी क्या है, सी कोफिश एक्स जो बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और सी जो है कांस्टेंट टर्म है। तो बात वही है, बस केवल लिखने का तरीका है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा जो है हमारा 4/3 है, और प्लस बीटा कितना है -1 है। तो ये देखिए -B/1, तो माइनस एक तो पहले से है फॉर्मूला में, और दूसरा माइनस जो है यहाँ पे एक्स जो है, एक्स के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 के आगे माइनस है, तो हम ये पूरा टर्म लेते हैं, -1 लेंगे, ये -1 ले लिए, अपॉन ए कितना है, A3 है। तो अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना। अब देखिए नीचे ये 4/3 है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/3 लिख सकते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये तो बच्चा वाला चीज है। 3 LCM ले लिए तो 4 -3 इक्वल टू 1/3, और फिर आपका 1/3 इक्वल टू 1/3, LHS इक्वल टू RHS। आया समझ के, अभी भी नहीं आया? अब हाँ हाँ, ये अल्फा है ना हमारा, अल्फा नहीं लिखे हैं, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है ना। ये अल्फा है और ये है, अंतर है ना, ये अल्फा जीरोज है, ये जीरो है, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। आप समझी? क्योंकि ये जीरो को हम लोग अल्फा बोलते हैं, अल्फा बीटा, एक जीरो को अल्फा बोलेंगे, एक जीरो को बीटा बोलेंगे। आया समझ अब? हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अलमास, आपका एक और डाउट था, उस डाउट को भी हम एड्रेस कर देते हैं। वो T² -15 वाला था शायद, क्योंकि डाउट खत्म रहेगा तो कल हम केवल फिजिक्स के डाउट को लेंगे। ठीक है साइला, डू यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन मोर? ओके। देखिए अलमास, आपका एक और डाउट था, ये आपका मेन है फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम। आपको फैक्टराइजेशन सीखने के लिए प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा, और मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, उस वीडियो को देखिए, सीखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप पक्ष में मास्टर हो जाएगा। अब देखिए T² बराबर -15 है, तो आप तो नवोदय का तैयारी करते होंगे तो आप पढ़ते होंगे कि x² बराबर 25 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x² बराबर √25, एक्स बराबर 5, ऐसे सीखे होंगे नवोदय की तैयारी में। सेम T² बराबर -15 है,
आप टी स्क्वायर बराबर 15 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, इधर अगर जीरो लिख देते हैं तो उधर जाएगा तो 15 में, तो टी बराबर क्या हो जाएगा √15। तो रूट टी जब भी कोई चीज बाहर निकलता है ना तो रूट प्लस माइनस 15 होता है, तो टी का वैल्यू एक आ गया +15, एक आता है -15। क्योंकि कभी भी जैसे हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं ना, तो स्क्वायर रूट मान लीजिए 36 है, एक्स बराबर √36 हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया 6 आ गया ना। तो ये 6 जो है केवल 6 नहीं है, ये +-6 होता है। एक्स का दो वैल्यू है, एक्स बराबर एक +6 है और एक्स बराबर एक -6 है। तो सेम उसी तरीके से टी बराबर +15, टी बराबर -15, यानी दो जीरो आ गया, एक अल्फा आ गया +15 और एक बीटा आ गया -15। बस अब क्या है, अब तो आराम से निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी √15 प्लस -√15 इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे तो b कुछ है ही नहीं, b यहाँ पे है कुछ। अगर हम इसे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस इक्वेशन में तो b है ही नहीं, तो b नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब जीरो। तो जीरो अपन ए करेंगे तो जीरो, और यहाँ पे 15 और -15 √15 और -√15 क्या बन जाएगा, कट जाएगा तो जीरो इक्वल टू जीरो, यानी LHS इक्वल टू RHS। फिर दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है P/A। तो अल्फा कितना है √15, अब इंटू बीटा कितना है -√15। सी कितना है, सी जो है हम लोग का -15 है, और एक कितना है 1 है। तो देखिए 15 में से 15 रूट कोई भी चीज में √x इंटू √x करेंगे तो आंसर आता है x। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो √15 में से √15 कटाएंगे तो -15 आ जाएगा, केवल केवल -15। तो -15 यहाँ भी और यहाँ भी -15, यानी LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस वेरीफाइड। गॉट इट। टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग मी, एंड चीजों को समझिए।